जय हिंद दोस्तों। ओजस्वत IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। PCS 2020 की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और 2020 में होने वाली PCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में कुछ शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2020 का जो यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा है उसका स्वरूप कैसा रहने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा 2020 को पास करने के लिए तैयारी कैसे की जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, और तीसरी बात कि इस PCS परीक्षा को पास करने के लिए कौन कौन सी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात की जाए कि 2020 का पेपर भी क्या वैसा ही होगा जैसे 2019 का पेपर हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि 2019 का पेपर पूरी तरह 2018, 17 और 16 यानी कि 2019 से पहले जितने भी PCS प्रारंभिक परीक्षाएं हुई उनमें सबसे अलग था 2019 का पेपर। तो क्या वैसा ही 2020 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर रहने वाला है? तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई 2019 का पेपर वैसा ही था जैसा लोग कह रहे हैं या फिर उससे अलग था। देखिए, 2019 का जो पेपर हुआ था यहाँ पर हर विषय में जो जो टॉपिक पूछे गए थे, जो जो विषय वस्तु पूछी गई थी वो दी गई है। जैसे कि इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास से रैयतवाड़ी व्यवस्था, अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न, पल्लवों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, शेर शाह और हुमायूं के मकबरे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मनसबदारी प्रथा का प्रश्न पूछा गया था, इलाहाबाद मंगलौर और सालबाई की संधि से संबंधित प्रश्न था, गांधी इरविन समझौता था, क्रिप्स मिशन, करजन और मजदूर किसान शक्ति संगठन से संबंधित प्रश्न था, CR फार्मूला पूछा गया था, एकता प्रणाली पूछी गई थी, नेटिव मैरिज एक्ट पूछा गया था, पावना का संथाल आंदोलन पूछा गया था और INA का ट्रायल। इतने टॉपिक इतिहास से उठाए गए थे और इनमें से सबसे ज़्यादा हमें आधुनिक भारत से देखने को मिलते हैं। और अगर अच्छे से देखा जाए, आप क्वेश्चन पेपर में 1-2 दिन में डिस्कस कर दूंगा 2019 का जो आया था, तो आप देखेंगे कि इतिहास में 60% से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो फैक्ट बेसिस थे। 40% ऐसे थे जो कंसेप्ट पर आधारित थे। लेकिन अभी भी PCS 60% अपना औसत रखा है 2019 में इतिहास के सेगमेंट में, जो अगर आपके बेहतर ढंग से फैक्ट तैयार होते तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाते। इसी तरह अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में चक्रवात, झील से संबंधित प्रश्न, मोरीबंद डेल्टा, जनजातियां और उनके निवास स्थान, पहाड़ियों की स्थिति, इम्फाल बेसिन और अंतिम है लैंड ऑफ बिग गेम्स। इतने टॉपिक से प्रश्न पूछा गया और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि 50% से अधिक टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपके फैक्ट मजबूत हों, आपने अगर वन लाइनर्स भी मजबूत बढ़िया से अच्छे से याद कर रखे हों, तो आप क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर ले जाएंगे। तीसरे नंबर पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया था, जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करने को से संबंधित प्रश्न पूछा गया, वायु प्रदूषण के संकेतक, मानव जनित पर्यावरण, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये पूछा गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कवक पूछा गया, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र पूछा गया और सतत धारणीय विकास लक्ष्य। अगर पर्यावरण की बात करें तो सतत धारणीय विकास लक्ष्य को छोड़ करके कोई भी ऐसा इसमें पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न हो। सारे फैक्ट पर आधारित। अगर फैक्ट याद हैं तो पर्यावरण का कोई क्वेश्चन आपसे छूटता नहीं। पॉलिटी की इसी तरह अगर बात करें तो अनुच्छेद 30, 11वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ऋण से संबंधित प्रश्न, धन विधेयक, लोकल गवर्नमेंट, दूसरी अनुसूची से संबंधित प्रश्न, 10वीं अनुसूची और संघ और राज्य सूची के विषय पर प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो रिट और लोकल गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए तो फैक्ट अगर मजबूत हैं तो भी आप क्वेश्चन बढ़िया से कर ले जाते।
सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो सामान्य विज्ञान में आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर फैक्ट मजबूत है और पीसीएस की जैसे कि पहले से ही एक धारणा बनी चली आ रही है कि बायो से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो बायो से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और उसमें ही सफ़ेद रक्त वाले जीव के बारे में पूछा गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रश्न था, तुलसी से संबंधित प्रश्न था, विटामिन B6, B2, ई और के बारे में पूछा गया और प्रोटीन पदार्थ के बारे में पूछा गया। यहाँ भी फैक्ट की ही ज़्यादा प्रतिशतता रही है। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी इंडेक्स संबंधित प्रश्न था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम CSR और PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी अर्थव्यवस्था में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो यहाँ प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती। लेकिन आगे चलकर जब हम देखेंगे कि 2019 के पेपर में कितने प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछे गए तो हमें इसके वेटेज का अंदाज़ा लग जाएगा। अंत में करंट अफेयर को देखिए। करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे और सारे ऐसे थे कि अगर आपने वन लाइनर करंट अफेयर भी पढ़ा होता तो 2019 का करंट अफेयर का अधिकांश बल्कि पूरे के पूरे प्रश्न आपके सही हो जाते, क्योंकि जब अगर देखते हैं यहाँ पर तो IMF के निदेशक के बारे में पूछा गया, ग्रामीण स्वच्छता अभियान के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय, 100% सौर ऊर्जा से युक्त संघ शासित प्रदेश, भारत के संघ शासित प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा गया, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया ये पूछा गया, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी हाल ही में जिसको भारत के जिस जगह को शामिल किया था उसके बारे में पूछा गया था, एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक के बारे में प्रश्न था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में प्रश्न था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल 500 पुरस्कार के बारे में प्रश्न और भारत के सबसे बड़े चरखे के बारे में प्रश्न और अंत में चंद्रयान 2 से संबंधित प्रश्न था। इसमें मुझे कहीं से नहीं लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। अगर फैक्ट मजबूत होता आपका तो करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपसे छूटता नहीं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2019 का जो यूपी PCS प्रीलिम्स हुआ था 60 से 65% वेटेज था आपके फैक्ट्स का। अगर आपके फैक्ट मजबूत होते, इवन ओल्ड पेपर के साथ साथ वन लाइनर्स भी बढ़िया से पढ़ ली होती तो 60% तो क्वेश्चन आपके वहाँ से सॉल्व हो जाते। 35 से 40% क्वेश्चनों में नवीनता लाई गई थी और उन्हीं क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट यानी कि व्याख्यात्मक आधारित बना दिया गया था, जिस कारण लोगों को थोड़ा सा पेपर कठिन लगा और ये हल्ला हो गया कि भाई अब तो पेपर यूपी PCS का पूरी तरह बदल गया है। पेपर जो कराने का अंदाज़ था वो बदल गया था। फैक्ट तो 60 से 65% अभी भी यानी 2019 में भी पूछा था, लेकिन जो फैक्ट डाले थे वो उसको पूछने का उसने तरीका बदला था। यानी कि अगर फैक्ट आपके तैयार हों तो आप 60 से 65% PCS का पेपर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2020 की बात लाई जाए कि क्या 2020 का पेपर 2019 जैसा ही होगा तो संभावना है कि हाँ 19 जैसा ही होने की संभावना है, जिसमें से 60% फैक्चुअल और 40% कॉन्सेप्ट बेसिस प्रश्न रहेंगे। और यानी कि अब केवल ल्यूसेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, घटना चक्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। घटना चक्र और ल्यूसेंट के साथ साथ अन्य स्रोतों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी अब लिखित हो गई है, जिस कारण से केवल और केवल वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स में तो निश्चित तौर पर बेहद सहायक सिद्ध होंगे। और अब अगर अब सेगमेंट वाइज बात की जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के पेपर में, तो इतिहास से 25 के आसपास क्वेश्चन थे, भूगोल से 22 क्वेश्चन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से लगभग 19 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 18 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और तकनीकी से लगभग 27 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन थे। यही बात कर रहा था मैं कि इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट बहुत अधिक डाल दिया था, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 10 ही आए थे।
करंट अफेयर से अधिक क्वेश्चन आए थे 22। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि पहले से ही होता आ रहा है कि सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा है, इन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इतिहास और भूगोल स्टैटिक सब्जेक्ट में भी आपको बढ़िया पकड़ मजबूत बनानी होगी, ताकि जो 25 और 22 क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है, यही संभावना 2020 में भी रहने की है कि इतिहास से वो बहुत ज़्यादा कम करेगा तो 20 क्वेश्चन कर देगा, लेकिन इससे कम नहीं आएगा। भूगोल में भी अगर कम करेगा तो 17-18 प्रश्न, लेकिन इतने प्रश्न तो रहेंगे ही। तो इन सब्जेक्टों पर बढ़िया से पकड़ बनाने की आवश्यकता है। मिसलेनियस की बात की जाए तो 7 प्रश्न पूछे गए थे। 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यही आंकड़ा रहने वाला है आपके 2020 के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। तो यूपी पीसीएस 2020 का ऐसा होने वाला है जिसमें अगर रणनीति बनाकर तैयारी की जाए तो 40 से 45 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और उसका रिवीजन भी संभव है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की तैयारी करें कैसे। क्या ऐसा शेड्यूल हो, क्या ऐसी दिनचर्या हो जिससे तैयारी करने में मोटिवेशन मिले, एक ढांचा बन जाए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब तैयार करना है, उसका रिवीजन कैसे करना है। तो यहाँ पर उसी का एक शेड्यूल और टाइम टेबल दिया गया है। जैसे कि इतिहास है, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इस पर फोकस करना है सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक भारत के इतिहास में, चूँकि वहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके अतिरिक्त प्राचीन और मध्यकालीन को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो टोटल 10 दिन इतिहास के लिए आप दे सकते हैं। 3 दिन आप प्राचीन और मध्यकालीन के लिए और 4 दिन आधुनिक भारत के इतिहास के लिए दीजिए। भारत के भूगोल के लिए 5 दिन और विश्व के भूगोल के लिए 4 दिन, यानी टोटल 9 दिन भूगोल के लिए आप दीजिए। इंडियन पॉलिटी के लिए आप 5 दिन दीजिए। 5 दिन में ही आपका काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा पॉलिटी का। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में 5 दिन आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए और 1 दिन में आपको जो केंद्रीय बजट है, आर्थिक समीक्षा है और उत्तर प्रदेश के बजट, इसको कवर कर सकते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए 4 दिन पर्याप्त हैं। विज्ञान के लिए 5 दिन पर्याप्त हैं। करंट अफेयर के लिए प्रतिदिन आपको 1 घंटा करंट अफेयर के लिए देना पड़ेगा, तब करंट अफेयर आपका बेहतर और मजबूत ढंग से तैयार हो जाएगा। वेटेज भी अधिक है, इस कारण से इसको तो रोज़ ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। यूपी स्पेशल, भले ही पिछले कुछ सालों से यूपी स्पेशल को दरकिनार किया जा रहा हो, लेकिन उसको आप एक किनारा उससे नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कब वो यूपी स्पेशल से उठाकर एक साथ प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए 3 से 4 दिन आप यूपी स्पेशल के लिए दे सकते हैं। और इस शेड्यूल को आपको कंटिन्यू नहीं करना है। कंटिन्यू नहीं करने का मतलब ये है कि एक सप्ताह में 4 दिन आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 दिन आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते जाएं, सैटरडे और संडे सप्ताह के अंतिम के 2 दिनों में पूरे जो भी पढ़ा है सप्ताह भर में उसका रिवीजन कर लें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे जो भी आपने पढ़ा है तो उसका उन 2 दिनों में रिवीजन कर लीजिए। तो पढ़ना आसान होता है लेकिन उसको याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन, यानी कि एक बड़ा टाइम पीरियड है ये 2 दिन का। शुरू में तो लगेगा कि भाई 2 दिन में तो काफ़ी और चीज़ें कवर हो जाती, लेकिन 2 दिन वो रिवीजन के लिए ही फिक्स रखने हैं कि रिवीजन होता रहेगा तो आपने जो पढ़ा है वो दिमाग से उतरेगा नहीं। वरना पढ़ के तो आप सब जाते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता है, वो रिवीजन की ही कमी है। तो जितना ज़्यादा बार आप दोहराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे शेड्यूल आगे बढ़ता जाएगा उन 2 दिनों में अपने पिछले सप्ताहों में जो कुछ भी पढ़ा है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको लगातार रिवाइज करते रहें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो 20 टेस्ट सीरीज पर्याप्त है। इसके अलावा 20 ओल्ड पेपर, यानी कि पुराने वर्षों के जो प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के 40-42 दिनों का ये टाइम टेबल है, तो लगभग 40 टेस्ट सीरीज भी इनफ हैं। 20 ओल्ड पेपर और 20 किसी भी इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज लेकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए एक नियम बना लीजिए, हर रात को सोने से पहले एक टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिए। जिससे क्या रहेगा कि आपका शेड्यूल बिगड़ेगा नहीं, वरना बीच बीच में आप किसी भी चीज़ को ले आएंगे तो पूरा का पूरा शेड्यूल तितर बितर हो जाएगा। फिर रणनीति बना के अगर तैयारी नहीं करेंगे तो पूरे 40-42 दिन बेकार भी हो जाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट आपका ढंग से कवर नहीं हो पाएगा।
अब अगर बात करें कि सिलेबस को कवर करने के लिए किन किन बुक को पढ़ा जाए, कौन इतना सिलेबस, चूँकि कोचिंग वालों ने तो आपको इतना ज़्यादा डरा दिया है कि सिलेबस तो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि कुछ लोग तो डर के मारे तैयारी शुरू नहीं कर पाते। जो शुरू करते भी हैं तो इतनी ज़्यादा बुक्स ले आते हैं कि उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। जो कुछ पढ़ लेते हैं कुछ लोग तो रिवाइज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से अधिकांश तो डर की वजह से ही परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीसीएस को ध्यान में रखते हुए ये बुक लिस्ट बनाई है। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पीसीएस प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। मेंस भी आपका, अगर चौथे पेपर को छोड़ दिया जाए तो मेंस भी आपका बहुत ही बेहतर ढंग से कवर हो जाएगा। भले ही यूपी पीसीएस ने अब मुख्य परीक्षा में लिखना चारों पेपर लिखित कर दिए हों, लेकिन उसका स्तर अभी यूपीएससी के स्तर का नहीं हो पाया है। और अगर आप यूपीएससी से थोड़ा सा कम अच्छा उत्तर भी लिखेंगे तो बेहतर आपको नंबर मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अच्छा उत्तर लिखें नहीं, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने कुछ थोड़ा सा यूपीएससी से कम अच्छा उत्तर भी लिख दिया तो भी आपका काम चल जाएगा। और ऐसी परीक्षा में सबसे ज़्यादा चुनौती होती है कि 20 के 20 प्रश्न या फिर जितने प्रश्न निर्धारित हैं आपके प्रश्न पत्र में वो पूरे के पूरे सॉल्व कर लेना। अधिकांश परीक्षार्थियों के तो कई बार प्रश्न ही पूरे नहीं सॉल्व हो पाते हैं और इस कारण ही फेल हो जाते हैं। इस कारण अपनी जो भी पाठ्य सामग्री रखें, कम रखें, ऑथेंटिक रखें और जितना पढ़ें वो आपके दिमाग पे बना रहे और जैसे ही उसकी आवश्यकता हो एग्ज़ाम हॉल में वो तुरंत निकल के आ जाए, अन्यथा आपको बहुत ढेर सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बुक लिस्ट दी हुई है यूपी पीसीएस के लिए, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। उसके जो क्वेश्चन लास्ट में दिए होते हैं हर चैप्टर के बाद उसे भी सॉल्व करें पढ़ने के बाद तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विपिन चंद्र और सतीश चंद्र को भी पढ़ सकते हैं, ओल्ड पेपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ओजस्वत IAS के नोट्स की भी आप सहायता ले सकते हैं। अगर ओजस्वत IAS के नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको अतिरिक्त कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पर है भूगोल। भूगोल में एनसीईआरटी क्लास 10 तक की माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। ओजस्वत IAS के नोट्स की आप मदद ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ओजस्वत IAS के नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, क्योंकि ये नोट्स किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं है और किसी नए व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो कई वर्षों से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं अनुभवी शिक्षक, उन्होंने खुद बैठकर इस नोट्स को तैयार किया है। और 2020 के लिए अपडेटेड नोट्स जल्द ही आपके साथ हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान की बात की जाए तो 10 तक की एनसीईआरटी इसके लिए भी आप सॉल्व कीजिए, ओल्ड पेपर सॉल्व कीजिए, बैरेक्ट को ज़रूर पढ़ लें एक बार, और ओजस्वत IAS के नोट्स को। मैं बार बार कह रहा हूँ ओजस्वत IAS के नोट्स को, चूँकि एक बार नोट्स आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि उस नोट्स की सहायता से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में 9th और 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ें। कई जगह एनसीईआरटी के बारे में ऐसा लिख दिया गया है कि आप 11-12 पूरी सब पढ़ जाएं, उनको चूँकि पढ़ने में बहुत अधिक समय लगेगा। और आप चूँकि जो पीसीएस 2020 की रणनीति की बात हो रही है तो हमें कम पाठ्य सामग्री रखनी और इतनी पाठ्य सामग्री रखनी कि हमारा प्रीलिम्स अच्छे से कवर हो जाए। रमेश सिंह को आप अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ सकते हैं और ओजस्वत IAS के नोट्स की मदद ले सकते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आपको एनसीईआरटी 11th की पढ़नी है। 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का काफ़ी कुछ एरिया कवर हो जाएगा। इसके अलावा ओल्ड पेपर पीसीएस के लिए पढ़िए और ओजस्वत IAS के नोट्स की मदद लीजिए। विज्ञान में सबसे पहले मैं उपेंद्र अनमोल के बुक्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी बुक है, एक बार पढ़ लेंगे तो यूपीएससी को भी वो कवर कर देगी। एनसीईआरटी क्लास 10th तक की आप विज्ञान के लिए पढ़ लीजिएगा और ओल्ड पेपर को लगाइए। करंट अफेयर के लिए कोई एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू और कोई लोकल न्यूज़पेपर अमर उजाला और हिंदुस्तानी इस टाइप वाला कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा। न्यूज़पेपर का मतलब
ये होता है कि जो आपको ऐसी न्यूज़ दे जो आप किसी उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा हो सके। अभी आप आईएएस और पीसीएस बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी हर न्यूज़ ऐसी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए जो आपको परीक्षा हाल में आपकी मदद कर सके। इसके बाद आप कुछ भी करें। ओजस्वी आईएएस के करंट अफेयर जो यूट्यूब में पढ़ रहा है डेली का, उसकी आप मदद ले सकते हैं। यूपीएससी में तो मैं इस बात की निश्चिंतता के साथ दावा कर सकता हूं कि इस करंट अफेयर सीरीज से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यूपीएससी आईएएस के लिए, और निश्चित तौर पर पीसीएस के लिए भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि द हिंदू पूरा का पूरा क्रक्स है उन वीडियोस में। तो एक बार जा कर के आप देख सकते हैं। हालांकि वो अभी इंग्लिश मीडियम में है और जल्द ही हिंदी मीडियम में भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। राज्य विशेष के लिए आप कोई एक ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, क्योंकि लगभग सब में एक जैसा ही कंटेंट है। ओल्ड पेपर को एक बार लगा लीजिएगा। अगर इतनी बुक का कंटेंट अपने दिमाग पर रख पाए, इतनी बुक चूँकि बहुत ही मैंने छोटी लिस्ट बताई है और लिस्ट ऐसी बताई है जिसे एक निश्चित समय पर कवर किया जा सके। पता चले बुक्स तो बहुत ज़्यादा बता दी गई, आपने ख़रीद कर रख लिया, क्योंकि मज़ा बहुत आती है बुक्स ख़रीद कर रखने में, लेकिन उनका अगर सदुपयोग नहीं हो पाया, अर्थात उसे सही ढंग से हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ने के बाद दिमाग पे नहीं रख पाए और हम परीक्षा हाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो फिर कोई उसका सही मायने में अर्थ नहीं निकल पाएगा। इस कारण जितने में आपके अच्छी रैंक बन जाए उतना ही पढ़ें, पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त अगर तैयारी से संबंधित कोई और भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पर आप जा कर के अपडेट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पर डे जो भी अपडेट जा रहा है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में जल्द ही 2020 तक का अपडेटेड नोट्स हमारा मार्केट में आने वाला है, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अंत में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी को हौवा नहीं बनाएं। कोचिंग वालों ने या फिर जो यूट्यूब पर अनपढ़ गंवार लोगों ने चैनल चला कर डरा दिया है और डरा करके अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो आप खुद से विचार कीजिए कि अगर इतना ही कठिन होता तो फिर कोई पास ही नहीं कर पाता। वो केवल डरा इस वजह से रहे कि आपके डर के कारण ही उनका धंधा चल रहा है। इस कारण बिल्कुल टेक इट इजी, बिल्कुल आराम से हंसते खेलते हुए इसकी तैयारी करें। जो भी पढ़ें गंभीरता से पढ़ें और जितना पढ़ें उसे बार बार रिवाइज करें, अपने दिमाग पर उसे स्थिर बनाए रखने का प्रयास करें। जिस दिन ऐसा करने में आप सफल हो गए तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। तमाम विद्यार्थी सफल हो चुके हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ करके मार्गदर्शन देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब ऑनलाइन भी बच्चों को प्रशिक्षित करके सफल करवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।